नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संगीतिका टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिओम यादव। दोस्तों, आप लोगों ने हरिद्वार का नाम तो सुना ही होगा। हरिद्वार में दोस्तों खुल चुका है एक नया कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका दोस्तों नाम है रेडियो मस्ती 89.6 एफएम हरिद्वार। और दोस्तों ये चैनल बिल्कुल अभी नया लॉन्च हुआ है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हम अपने चैनल पे बहुत सारे रेडियो के आरजे और उनके डायरेक्टर का इंटरव्यू लेके आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं रेडियो मस्ती के जो आरजे समीर गोयल जी हैं, उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और बहुत सारी उनसे हम खट्टी मीठी बातें करेंगे और वो हमें अपने रेडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो हमारे साथ हैं रेडियो आरजे समीर सर। तो आज हम करवाते हैं मुलाकात। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब ज्यादा समय को न गंवाते हुए मुलाकात करवाते हैं रेडियो मस्ती के आरजे समीर गोयल सर से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संगीतिका टीवी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। खास करके मैं हरि ओम जी का आभार पेश करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि आज इस YouTube चैनल पर, हरि ओम जी के YouTube चैनल पर आपसे बातचीत करने का अवसर मिले। धन्यवाद सर। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में आपका नाम बता ही दिया है, लेकिन आप अपनी जुबान से भी एक बार अपना नाम बताइए सर हमारे ऑडियंस को। दोस्तों मेरा नाम समीर गोयल है। वैसे सब प्यार से दोस्त मुझे समीर ही बुलाते हैं, तो आप भी मुझे समीर बुला सकते हैं जी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि इनका नाम है समीर और दोस्तों ये आरजे भी हैं, प्रोग्राम भी करेंगे रेडियो में और ये रेडियो की डायरेक्टर भी हैं सर। रेडियो की देखभाल करते हैं, इनके अंडर में पूरा रेडियो स्टेशन है ना सर? जी। तो सर आप हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? दोस्तों यूं तो मैं कानपुर का पैदाइशी हूँ। कानपुर इज माय नेटिव टाउन। उसके बाद सारी पढ़ाई लिखाई होने के बाद बनारस ITBHU से मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद बस बाबा भोलेनाथ ने मेरे को पूरी दुनिया दिखाने के लिए नौकरी पे भेजा और मैं दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, हैदराबाद काम करते हुए, जयपुर काम करते हुए हरिद्वार पहुंचा। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि समीर सर ने बताया कि इनकी जन्मभूमि है कानपुर, है ना सर? जी। इसके बाद आपने बनारस से पढ़ाई की? जी। तो सर पढ़ाई में आपने क्या किया है बनारस से? IITBHU से मैंने फार्मास्यूटिकल साइंसेज में बैचलर डिग्री ली 1990 में। जी, 1990 में? जी, 1990 में मैंने पास आउट किया था IITBHU से। अच्छा जी। तो सर आप हमारे दोस्तों को ये बताइए कि आपने इंटर अपना कहाँ से कंप्लीट किया है? इंटर कॉलेज यानी कि 10+2 मैंने आरमापुर कानपुर से OF इंटर कॉलेज से किया था 1984 में। जी बिल्कुल। आप हमारे सर दोस्तों को ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी माता जी हैं, पिताजी हैं जो अभी भी कानपुर में ही रह रहे हैं। मेरा एक छोटा भाई है जो नोएडा में है, जो दिल्ली में ही काम करते हैं। जी। बस मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है। आपके बेटे सर क्या करते हैं? इस वक्त वो BSc कर रहे हैं 3rd ईयर में नैनीताल से। जी। एक गाना भी नैनीताल से याद आ गया सर, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गाना था अजय देवगन जी की होगी प्यार की जीत मूवी से। ओह फैंटास्टिक। तो दोस्तों देखिए, अभी आप लोगों ने जाना समीर सर के फैमिली के बारे में और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। अब हम एक नजर डालते हैं इनके रेडियो में। अब रेडियो की बातें करते हैं समीर सर से। तो सर आप हमें ये बताइए कि रेडियो मस्ती जो आपने खोला है हरिद्वार में, तो इसको स्टार्टिंग में आरंभ करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा सर? कोइंसिडेंस था कि जिस वक्त रेडियो स्टेशन के लिए हम लोग ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उसी वक्त कोविड आ गया था। तो कोविड में हमारे लाइसेंस की एप्लीकेशन उलझ गई थी
उसको अप्रूव होने में प्रैक्टिकली 4 साल लगे। तो अगर स्ट्रगल की बात करेंगे तो स्ट्रगल तो काफी रहा। और क्योंकि हरिद्वार में कोई रेडियो स्टेशन था नहीं, तो जाहिर सी बात है जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जितना भी प्रशासन था, उनके लिए एक नई चीज थी। तो अप्रूवल लेने में थोड़ा वक्त लगा और काफी चक्कर काटने पड़े, लेकिन बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से अप्रूवल मिल ही गया। जी, देखिए दोस्तों, सर ने बताया कि काफी स्ट्रगल करना पड़ा इनको रेडियो मस्ती को स्टार्ट करने में। सर थोड़ा ये बताइए कि ये हरिद्वार का पहला कम्युनिटी रेडियो है ना? जी हाँ, ये बिल्कुल हरिद्वार का पहला कम्युनिटी, रादर कहें तो हरिद्वार में और कोई रेडियो स्टेशन, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, नहीं है। तो ये हमारा पहला रेडियो स्टेशन ही हुआ। बिल्कुल, ये तो बड़ी ही गर्व की बात है हरिद्वार वालों के लिए कि उनके हरिद्वार में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुल चुका है। अब वो लोग मस्ती करेंगे बढ़िया रेडियो के साथ में, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी सेवा पे हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ेगा उनके मनोरंजन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए मैं करूँगा। जी, अच्छा सर, हमारे दोस्तों को ये बताइए जो इस वक्त आपको हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बताइए कि आपका स्टूडियो कहाँ पे है सर हरिद्वार में? हरिद्वार में देवपुरा चौक एक क्रॉसिंग है, जो कि बस स्टैंड, ये रोड बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। तो काफी चौड़ी डबल रोड है, देवपुरा चौक कहते हैं इसको। तो जो एड्रेस है वो KM टावर्स है। KM टावर्स 3 मंजिला का एक बिल्डिंग है, उसमें 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, सर ने बता दिया अपना एड्रेस की कहाँ पे इनका स्टूडियो है रेडियो मस्ती का। तो सर थोड़ा ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपका जो रेडियो स्टेशन है तो ये कब आरंभ हुआ है सर? थोड़ा सा बताइए, डेट वगैरह फिक्स हो अगर आपको। ये अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ। अक्टूबर 2022 में? 2022 में शुरू हुआ, तो बस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये मतलब शुरू होके फिर इसके बाद ऑपरेशन सारे अभी 3 महीने पहले शुरू हुए। अच्छा, तो जनवरी 1 जनवरी कह लीजिए ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई। अच्छा, मतलब नया साल 2023 से ही ब्रॉडकास्टिंग हुई है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या बात है, नया नया साल है, नया नया रेडियो है, क्या बात है। जी, जी। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अगर समीर सर के साथ में हमारा ये इंटरव्यू आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि सर की आवाज आपको कैसी लग रही है ना? जी। तो सर आप थोड़ा ये बताइए हमको और हमारे सब्सक्राइबर को कि रेडियो मस्ती है जो, इसमें कितने आरजे आप रखेंगे? हमारा विचार है कि एक मेल आरजे और होंगे और एक फीमेल आरजे होंगे। तो 2 लोग तो आरजे का काम होगा, एक टेक्निकल स्टाफ होगा जो प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, म्यूजिक एडिटिंग सब कुछ करेंगे, और साथ ही फरमाइशी प्रोग्राम्स के लिए ब्रॉडकास्टिंग यानी कि ऑन एयर का जो मॉड्यूलेटर है उसको भी हैंडल करेंगे। उसके अलावा एक हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग का पर्सन होगा और एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाने वाले स्क्रिप्ट राइटर होंगे। इतना स्टाफ हम रखने की सोच रहे हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और सर थोड़ा ये बताइए कि रेडियो मस्ती स्टार्टिंग में कितने मॉर्निंग में टाइम पे स्टार्ट होगा? अभी हम लोग ने इसको सुबह 6 बजे से शुरू किया था, भक्ति सागर नामक प्रोग्राम में, जहां पर गंगा आरती सुनाई जाती है और उसके बाद भजन होते हैं, मेडिटेशन और मोटिवेशन का प्रोग्राम होता है। फिर दिन भर में गाने, कहानियां, जोक्स और डॉक्यूमेंट्रीज चलती रहती हैं और रात को 10 बजे बंद किया जाता है। लेकिन बहुत जल्द 15 दिनों के अंदर ही जैसे ही हमारा वो मॉड्यूलेटर लगेगा इंटरनेट के लिए, इसको हम 24 घंटे का कर देंगे। क्या बात है, 24 घंटा आप श्रोताओं की सेवा करेंगे, बहुत बड़ी बात है सर ये। जी 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 जी। तो सर आप थोड़ा ये बता दीजिए हमको कि रेडियो मस्ती में किस तरह के प्रोग्राम आप रिले करेंगे? सबसे पहला जो प्रोग्राम हमने बनाया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भक्ति सागर होगा, क्योंकि हरिद्वार में जाहिर सी बात है हरिद्वार की जो आत्मा है वो भक्ति की ही आत्मा है, श्रद्धा की आत्मा है, अध्यात्म की आत्मा है। इसलिए शुरुआत हम लोग भक्ति सागर से होगा, जहां पर प्रभु के बारे में बातचीत होगी, भजन होंगे, मेडिटेशन वगैरह होगा। उसके अलावा मेरी सोच ये है कि रेडियो सिर्फ गाने के लिए नहीं होना चाहिए,
सिर्फ गीतों के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए दूसरे और प्रोग्राम्स होने चाहिए। जैसे कि एक प्रोग्राम मैंने सोचा हुआ है जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूं कि हरिद्वार के जो लोकल सरकारी अधिकारी हैं, नगर निगम वाले, जल विभाग वाले, बिजली विभाग वाले, पुलिस महकमा, इन सब लोगों के अधिकारियों का भी इंटरव्यूज और वार्तालाप हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि एक तरीके से जनता उनसे सारी मदद लेती है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। उनको क्या तकलीफें हैं, ठीक है वो अधिकारी हैं, लेकिन उनको भी तकलीफें हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, तो जनता को उनको सुनना चाहिए। तो एक वो प्रोग्राम हम जरूर रखेंगे। दूसरा प्रोग्राम बिल्कुल दूसरी तरफ आ जाए तो घरों में गृहिणियां होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, जो बहुत ही प्यारे प्यारे खाने बनाती हैं। फर्ज कीजिए किसी घर में कोई माता जी कोई एक डिश बनाती हैं, कोई एक व्यंजन बनाती हैं जो बहुत ही अजूबा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो हम उनसे मिलके उनकी रेसिपी रिकॉर्ड करके वो भी ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे। इसके अलावा मैं एक अनप्लग्ड प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ। हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में कह लीजिए, लोगों को गाना गाने का बड़ा शौक है। तो जिन लोगों को अच्छा गाना आता है, जिनकी आवाज अच्छी है, लेकिन वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है जी, उनका हम अनप्लग्ड गाना रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि बिना म्यूजिक का। क्या बात, कराओके सिंगिंग नहीं। कराओके सिंगिंग में म्यूजिक बहुत लाउड हो जाता है और जो गायक होता है उसकी आवाज दब जाती है। मैं चाहता हूं कि उसकी आवाज सुनाई दे, कोई म्यूजिक नहीं। उससे लोगों को पता चलेगा कि उसकी आवाज का टेक्सचर क्या है जी, उसकी आवाज में किस तरह की महक है, वो सिर्फ आवाज सुनाई दे। तो ऐसा एक अनप्लग्ड प्रोग्राम हम चलाएंगे, तो वो लोगों को वो भी सुनने को मिले। हरिद्वार के जो लोकल प्रतिभाएं हैं, कलाकार हैं, टैलेंट्स हैं, उनको भी मौका मिले। और अगर कहीं दूर दराज कोई प्रोडक्शन हाउस उनको सुन रहा हो तो उनको प्रोफेशनल मौका भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और सर थोड़ा ये बताइए, किसानों के लिए प्रोग्राम आएंगे ना? 100%। देखिए, हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश बोल देने से कुछ नहीं होता है। सोचने वाली बात यह है मेरे भाई, अगर किसान गेहूं उगाएगा नहीं तो हम पिज्जा बर्गर खाएंगे कहां से? बिल्कुल, क्या बात कही सर आपने। क्या गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के खा लेंगे? क्या बात है, बिल्कुल राइट बात सर बोला है आपने। अगर उन्होंने गेहूं नहीं उगाया, अगर हमने उनके लिए बात नहीं करी, तो फिर सब बेकार है। सब बेकार है। सारी गाड़ियां, सारे रेडियो स्टेशन, सारे इलेक्ट्रॉनिक, सारे मोबाइल धरे के धरे रह जाएंगे अगर किसान ना हो तो। बिल्कुल। और खेती बाड़ी करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है सर। बिल्कुल नहीं। कितने ही मैं उन सारे किसानों के बच्चों को जो छोड़ के खेती शहरों की तरफ भाग रहे हैं, मैं उन सब से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो रुकें। वो तो भूमि पुत्र हैं, वो तो धरती के सच्चे पुत्र हैं। वो अगर खेती छोड़ के भागेंगे तो फिर बाकी दुनिया का क्या होगा? हम नहीं कर सकते वो काम जो वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो इसलिए उनको वहां रुकना चाहिए। और उसमें बहुत, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें धन की, पैसे की, मनी की बहुत जरूरत है, तो उससे ज्यादा पैसा तो मुझे नहीं लगता कहीं और होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए सर कितनी अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, कितने अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो सर हरिद्वार में रेडियो स्टेशन खुला है और एक प्रकार से हरिद्वार वालों के लिए जॉब भी मिल जाएगी, है ना सर? जी हाँ, 100%। रोजगार भी मिलेगा, वो लोग आपके यहाँ आरजे का काम करेंगे, उनकी जॉब भी सिलेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल, मेरा मानस यही है कि हर हालत में हरिद्वार की कम्युनिटी यानी कि समाज हमसे रेगुलर जुड़ा रहे। ये नहीं कि हम बोलेंगे वो सुनेंगे, नहीं, मैं चाहता हूं वो बोले हम सुने। क्या बात है। ये उनके लिए है, ये कोई मेरी बपौती नहीं है, ये उनके लिए है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और सर थोड़ा ये भी बताइए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जी, कि सर मान लीजिए अभी तो आप कह रहे हैं कि हम कई सारे आरजे रखेंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम रिले करेंगे रेडियो के माध्यम से, तो सर क्या अभी आपने कोई आरजे वगैरह सिलेक्ट किया है, अपने यहाँ चुना है कोई आरजे? जी हाँ, एक फीमेल आरजे हैं, एक महिला आरजे हैं जिनका नाम शैवी है। वो आती हैं हमारे यहाँ लगातार और उनके जिंगल्स लगातार हमारे ब्रॉडकास्टिंग पे जारी हैं। बाकी हमने एक छोटी बच्ची है जिसकी आवाज बड़ी खूबसूरत है,
उसको भी हम लोगों ने इंटरव्यू कर लिया है, उसको हम वो ज्वाइन करने वाली हैं बहुत जल्द। उसके अलावा एक मेल आरजे, पुरुष आरजे, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से अगले 15 दिनों में दोनों आरजे ज्वाइन कर जाएंगे। क्या बात है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप हरिद्वार के बाहर के भी हैं तब भी आप हरिद्वार का रेडियो सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने पर, क्योंकि इनका मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करें रेडियो मस्ती 89.6 हरिद्वार, तो इनका रेडियो स्टेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप रेडियो मस्ती को हर जगह सुन सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने पर, है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये नहीं है कि आप हरिद्वार में ही रहेंगे तभी सुन पाएंगे, आप हरिद्वार के बाहर भी होंगे तब भी आप हरिद्वार का रेडियो सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं। और हरिद्वार का जो एप्लीकेशन बनाया है ना जिस कंपनी ने, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है और उनका जितने भी बनाए एप्लीकेशन है एकदम सुपर हिट चलते हैं बिंदास वॉइस के साथ। जी 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 जी। तो सर आप ये बताइए अब हमको कि आपकी सर हॉबीज क्या क्या है, खाली टाइम पे आपको क्या करना बहुत अच्छा लगता है सर? देखिए हरिओम जी, सबसे पहली हॉबी तो मेरी ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग करना ही है जी। क्योंकि जब से मुझे ये महसूस हुआ, मेरे तमाम मित्रों ने मुझे बताया, मेरे गुरुओं ने मुझे कहा कि तुमको इसी चीज को, इसी कला को, इसी स्किल को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि मैं अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दूं, जिससे जहां पर भी जो भी मित्र मेरा सुनना चाहे सुने। उस चीज के चलते जितने भी हमारे 18 पुराण हैं हिंदू के, वो सब पुराणों को रिकॉर्ड करने में लगा हुआ हूं। तो अगर आप कहेंगे कि पहली हॉबी मेरी क्या है, तो पहली हॉबी है मेरी पुराणों को रिकॉर्ड करना। बिल्कुल सरल भाषा में मैं उनको रिकॉर्ड करके पब्लिश कर रहा हूं, जिससे कि कभी भी आज नहीं 1000 साल बाद भी कोई सुनना चाहे तो उनको सुन सकता है कि भला शिव पुराण में क्या कहा गया, गरुड़ पुराण में क्या कहा गया, वराह पुराण में क्या हुआ, मार्कंडेय पुराण में कौन था। तो एक तो मेरी हॉबी ये हुई। दूसरी हॉबी कह लीजिए या पैशन कह लीजिए, मुझे लिखना बहुत पसंद है। अच्छा, क्या लिखते हैं सर आप? मैं नॉन फिक्शन बुक्स लिखने की इच्छा रखता हूं बहुत ज्यादा, और 2 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं जो अमेज़न पर अवेलेबल हैं। क्या नाम है किताबों का सर, थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। जी जरूर। इंग्लिश में जो है, यूं देखा जाए तो एक ही किताब है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में है उसका नाम एकलव्य द एलिजिबल, एकलव्य द एलिजिबल, और उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है एकलव्य एक अकेला योद्धा। क्या बात है। तो ये ऑलरेडी पब्लिश हैं। उसके अलावा अभी जिस किताब पर मैं काम कर रहा हूं वो खासम खास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाइयों के लिए है, क्योंकि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम किया है, तो उनके दुख दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। तो इसलिए अभी मैं उस बुक के ऊपर काम कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सर ने बताया कि इनकी किताबें आपको अमेज़न पे मिल जाएंगी, तो आप मंगा के पढ़ भी सकते हैं सर की बुक को, है ना सर? जी। तो सर आप ये बताइए, अभी आपने हॉबीज की बात किया तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपको म्यूजिक सुनना भी अच्छा लगता होगा है ना? वो तो जाहिर सी बात है, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो किसी की भी जिंदगी में रंग भर देती है। और बॉलीवुड के फिल्में भी आप देखते होंगे खाली टाइम में जब आपका मन होता होगा कभी कभी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों तरह की मूवीज मैं देखता हूँ। तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि म्यूजिक आपको अच्छा लगता है तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है बॉलीवुड के? मेरे फेवरेट सिंगर हैं अब वो नहीं है, मन्ना डे जी। क्या बात है। तो मन्ना डे जी का सर थोड़ा सा अगर कोई सॉन्ग आपको याद हो तो एक झलक अपनी मीठी मीठी आवाज में सुनाइए हमारे दोस्तों को। अब ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है हरिओम जी की, मैं मानता हूँ कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, लेकिन मैं गा नहीं पाता। बहुत कोशिश की, बड़ी इच्छा रही, लेकिन पता नहीं क्यों वो बस लय ताल निकल नहीं पाता, तो वो थोड़ा उलझ जाता है। लेकिन आपने कहा है तो जरूर मैं कोशिश कर लूंगा। लेकिन मैं पहले से ही सब लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आरजे हूँ। तो ठीक है, मन्ना डे जी का एक गाना है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है,
सीता गीता फिल्म का, जिसमें अच्छा। धर्मेंद्र ने ये गाना गाया। धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माया गया है जी जी। और जनरल गाना है, ना तो वो रोमांटिक है ना वो दुख वाला है, वो एक तरीके से मोटिवेशन भी है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। बस ये है, बस इससे ज्यादा मुझसे मत गवाइए प्लीज। क्या बात है सर, आपने जितना भी गाया बहुत ही खूबसूरत गाया, रियल सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों देखिए, सर काफी अच्छा गा भी लेते हैं। और दोस्तों हम बता देना कि सर की जो आवाज है ना, बड़ी ही बुलंद, बड़ी ही हंसमुख, बड़ी ही प्यारी आवाज है। और दोस्तों इनकी आवाज बॉलीवुड के जो विलन पहले हुआ करते थे ना, रजा मुराद जी, उनसे मैच करती है इनकी आवाज। तो क्या सर आप भी रजा मुराद जी की फैन हैं कि नहीं है? मैं रजा मुराद का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनका कोई अगर पॉपुलर डायलॉग आपको याद हो तो हमारे ऑडियंस को सुनाइए सर थोड़ा सा। नहीं नहीं, मुझे वो चीज याद नहीं होगी। मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगूंगा। ऐसा मुझे याद सर नहीं है। उनकी कोई फिल्में अगर आपने देखी हो तो उनका नाम बता दीजिए। ये भी थोड़ा मुश्किल है हरिओम जी। फिल्में तो बहुत देखी, जाहिर सी बात है, अब इस उम्र तक आते आते तो लेकिन किसी फिल्म का नाम बताना थोड़ा सा मुश्किल है। शायद त्रिदेव में वो शायद थे। त्रिदेव में थे और अजय देवगन की पहली फिल्म में थे, फूल और कांटे में। हाँ, फूल और कांटे में थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत सारी फिल्मों में रजा मुराद जी ने काम किया है दोस्तों। और ये कपिल शर्मा शो में भी जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी अरे कपिल शर्मा शो में जाना तो बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका शो देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पसंद किया जाता है। पसंद किया जाता है, सही कहा आपने। तो दोस्तों हम बता दें कि समीर सर का स्वभाव दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हंसमुख इंसान है। और इनसे बात करके दोस्तों हमको बड़ा अच्छा लगता है सच में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप जब भी चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। मेरा एक, हाँ आप बोल रहे थे ना, मेरा एक शौक और भी है। मुझे तमाम और डिफरेंट लोगों को जानने की बड़ी इच्छा रहती है। क्या बात है। जैसे आज हरिओम भैया से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो बस मजा आ गया। उसी तरीके से अगर और भी भाई दोस्त लोग मेरे को कॉल करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बिल्कुल। और दोस्तों हम बता दें कि समीर सर का एक यूट्यूब चैनल भी चलता है ना सर? जी जी जी। उसका नाम अपनी जुबान से आप बताइए हमारे सब्सक्राइबर को। दोस्तों उसका नाम है समीर गोयल, SAMEERGOEL, समीर गोयल। और शायद कोई वेबसाइट भी आपकी है सर? वेबसाइट है जिसका नाम है sameergoyal.in, लेकिन उसमें SAMIR है, SAMIRGOEL.in। बिल्कुल। तो मैं दरअसल एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। साथ साथ रेडियो को ज्वाइन करने का तो अभी मौका मिला, तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में, कुछ एडवर्टीजमेंट्स में, कुछ फिल्मों में आवाजें देने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है सर। थोड़ा सा हम आपसे और पीछे चलेंगे। थोड़ा ये बताइए कि जब आप रेडियो में नहीं आए तो उससे पहले क्या क्या काम किया करते थे आप? यूं तो एजुकेशन के बाद मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज यानी कि मेडिसिन की कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन पीछे अभी आज से लेकर पिछले 5 सालों पहले मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को छोड़ दिया और उसके बाद वॉइस ओवर का यानी कि आवाज का इस्तेमाल करते हुए काम करने का फुल टाइम काम शुरू किया। घर पे ही स्टूडियो बनाया और रिकॉर्डिंग्स शुरू की। तो नेशनल मतलब भारत के लिए भी और इंटरनेशनली भी कई सारे काम आए। तो बस वो काम आजकल चल रहा था। फिर इसके बाद रेडियो स्टेशन पर काम करने का मौका मिला तो तुरंत मैंने उसको स्वीकार किया। क्या बात है, मतलब आप छक्के पे छक्का मार रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर एक एक रन ले तभी भी काफी चलता है। जी सही कहा। और सर थोड़ा हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को ये बताइए कि आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा था सर? मेरे पिताजी डिफेंस में थे, कानपुर में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, वहां काम किया करते थे। माताजी सिंपल होम मेकर हैं
और छोटा भाई जो है वो आजकल नोएडा में है, जैसे मैंने बताया, तो वो उनका कंप्यूटर्स का बिजनेस था। बाकी घर का जो माहौल था वो बहुत बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई का माहौल था। मेरी माताजी ने मुझे काफी पुश किया। तो उस वक्त 1986 में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आईआईटी का हुआ करता था, वो मैंने क्लियर किया और तब मुझे आईआईटी बीएचयू में पढ़ने का मौका मिला। जी बिल्कुल। देखिए दोस्तों, सर अपने बारे में हर एक जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। सर एक सवाल हमारे जहन में अभी और आ गया है, तो हम आपसे वो भी पूछ लेते हैं, क्यों रह जाए सवाल हमारा। जी जी सर आप ये बताइए कि बचपन में आप कैसे स्टूडेंट थे, पढ़ने में होशियार की नॉर्मल कैटेगरी में आती थी? मैं सच बताऊं हरिओम जी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल से थोड़ा नीचे ही था। अरे क्या बात है सर। ये सच्चाई है। जो आजकल हो रहा है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा माता पिता पुश करते हैं कि तो इतने नंबर आना चाहिए, वो ये मैं बिल्कुल नहीं था। जी। और ऐसा माता पिता जी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस बच्चे में क्या प्रतिभा है। हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता। सही कहते हैं अगर आप। सारे इंजीनियर डॉक्टर ही बन जाएं तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन बनेगा, आरजे कौन बनेगा? क्या बात कही सर, बिल्कुल हमारे मन का बात बोल दिया आपने। हाँ क्या? अरे क्या इन लोगों की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा पूरी जिंदगी। फिर उसके बाद जब जो इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिपरेशन की तैयारी आई थी, उस वक्त मैंने काफी मेहनत की थी। 1 साल मुझे याद है, बहुत मेहनत की थी। तब मेरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उससे पहले भी और बल्कि आईआईटी में भी मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा। तो देखिए दोस्तों, सर ने बताया कि ये कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहे, नॉर्मल स्टूडेंट थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे, है ना सर? जी हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर कहा जाए कि ये बचपन में ज्यादा होशियार स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते थे, पर सर की बातों से नहीं लगता कि ये होशियार नहीं थे बचपन में। तो सर जैसा कि आप रेडियो के लाइन पे जुड़े हुए हैं, तो सर आपका कोई बचपन का पसंदीदा रेडियो चैनल हो तो बताइए हमारे दोस्तों को। आप बचपन में कौन से चैनल सुना करते थे? बचपन में मुझे याद है हर संडे को मेरे पिताजी के पास एक रेडियो था मर्फी का। तो वो घर के बाहर बालकनी में टांग दिया करते थे, उसको चलाते थे। तो उस वक्त सील ऑन रेडियो स्टेशन आया करता था, जो श्रीलंका से शायद ब्रॉडकास्टिंग होती थी। और उसमें अमीन सायानी साहब जो थे वो बीना का गीतमाला वगैरह सुनाया करते थे। अच्छा। तो वो आज तक मेरे दिमाग में वो रेडियो सील ऑन आज तक अटका हुआ है। और विविध भारती वगैरह भी सुना करते होंगे? 100% विविध भारती फिर उसके बाद मेरा फेवरेट हो गया। और खास करके जो उसमें 80s के जो गाने बजा करते थे, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और ये अपने रफी साहब ये हुआ करते थे, वो गाने मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगे। और विविध भारती मेरा आज तक के डेट में कहें तो फेवरेट चैनल है। क्या बात है। ऐसा नहीं है कि रेड एफएम या बिग एफएम या मिर्ची ये अच्छे नहीं है, ये भी अच्छे हैं, लेकिन विविध भारती की बात कुछ और है। बिल्कुल सही कहा। विविध भारती तो सर कहते हैं ना कि देश की सुरीली धड़कन है। जी हाँ, वो हमारे देश की सुरीली धड़कन है। तो सर जैसा कि आज है 5 मार्च, और दोस्तों हम बता दें कि हम 5 मार्च के दिन सर का इंटरव्यू फोन कॉल्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना सर? जी। और बहुत जल्द होली का त्योहार भी हमारे भारत देश में आने वाला है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे होली के बारे में? होली एक बहुत ही प्यारा त्योहार है, जहां पर, क्योंकि मैं तो दरअसल बनारस में पढ़ा हुआ हूं, बनारस के लोग तो होली को इतना पवित्र मानते हैं कि वो अपने दिल की सारी भड़ास उस दिन निकाल देना चाहते हैं। और वो ये मानते हैं कि जिस दिन होली खेल के भड़ास निकाल के खत्म होती है, तो हमारे दिल की, हमारे दिमाग की सारी गंदगी बह जाती है, वो रंगों से ढक जाती है। रंग वैसे भी हमारी जिंदगी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुझे याद आता है अमिताभ बच्चन जी का एक एडवर्टीजमेंट आया था, किसी पेंट की कंपनी का था, शायद नैरोलक का या एशियन का, मुझे याद नहीं, लेकिन वो इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया था कि जिंदगी में हर रंग होता है। एक माँ के प्यार का रंग होता है, एक दोस्ती का रंग होता है, एक पिता के आशीर्वाद का रंग होता है, एक अपनी छोटी बच्ची से जो आपको मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, वो रंग होता है, एक बहन के प्यार का रंग होता है, एक पत्नी के प्यार का रंग होता है, एक प्रेमिका के प्यार का रंग होता है।
तो होली तो रंगों का त्योहार है। अच्छा सर, एक होली से हमको एक बात और याद आ गई। आप बचपन में सर किस तरह से होली खेला करते थे? कुछ अगर बचपन की यादें शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर करिए सर। मुझे याद है बचपन में गुलाल और कलर्ड जो रंग हुआ करते थे उनसे तो हम खेल ही लिया करते थे। हाँ, उसके बाद जो सबसे फेवरेट हमारी एक्टिविटी हुआ करती थी दोस्तों के साथ, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती थी, लेकिन होती बड़ी मजेदार थी कि हम स्कूटर पर बैठ के, उस जमाने में तो स्कूटर हुआ करते थे, तो मैं और मेरे मित्र 3 4 5 लोग अलग अलग स्कूटरों पर बैठ के अलग अलग दोस्तों के घर जाया करते थे और उनके परिवार में माताजी के साथ, पिताजी के साथ और उनके साथ होली खेलने के बाद जो सबसे बढ़िया काम हम किया करते थे, मेरी नजर में बढ़िया काम, कि हम उस दोस्त का बनियान फाड़ के और अपने स्कूटर पर बांध लिया करते थे। क्या बात है सर। तो हमारे घर तक लौटते लौटते 10-12 बनियान होने चाहिए हमारे स्कूटर पर, ये हमारा रिकॉर्ड चाहिए था। अरे क्या भाई बात कही आपने। कुछ नहीं होता था किसी का, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता था, बस ये होता था हमारे पास गारंटी है, प्रूफ है कि हम तुम्हारे साथ होली खेल लिए। क्या बात है। तो सर कभी आपको जी कभी आपकी मम्मी सर डांटा नहीं करती थी कि बचपन में कि वहाँ मत होली खेलने जाओ, रंग आंखों के लिए नुकसान कर जाएंगे, ऐसा कुछ बोला करती थी? हमेशा बहुत भयंकर डांट पड़ती थी, बहुत भयंकर डांट पड़ती थी। खासम खास अगर पेंट पूंट लगा के आ गए तो बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि वो फिर आधा घंटा हमें बैठ के नल के नीचे हमें रगड़ा करती थी, पेंट निकालो। तो अच्छा सर थोड़ा सा अपनी कानपुरिया भाषा में बोलिए, बड़ा मजा आ रहा है बात करके। अरे वो चक्कर रहा, कानपुरिया नहीं ना आती ना हमको, वहाँ हम उलझ जाते हैं। कानपुरिया से ज्यादा हम बनारसी बोल पाते हैं, लेकिन अब ये कानपुर तो राजू भैया का शहर है, वो हम कहाँ बताया। तो हमारे लिए मुश्किल रहल, लेकिन सारे कानपुर के हमारे मित्रों को बहुत प्रणाम है। हमारे बहुत सारे मित्र अब कानपुर में हैं और बड़कन भैया हैं, सभी को बहुत प्रणाम। हमसे कोई गलती उल्टी हो गई है तो भैया देखिए, मार ज्यादा लीजिएगा, घसीटेगा काम। कोई गलती नहीं हुई सर आपसे। और सर आपको अभी से एडवांस में हमारी तरफ से होली की बहुत शुभकामनाएं, हमारे संगीत का टीवी चैनल की तरफ से आपको। मेरी भी संगीत का टीवी चैनल को और हरिओम जी को बहुत शुभकामनाएं। होली पर अच्छे ढंग से होली खेलिए और सेफ रहिएगा। बिल्कुल। और दोस्तों हम बता दें कि हम कभी हरिद्वार जाएंगे तो सर का आमने सामने भी इंटरव्यू लेके आएंगे अपने चैनल पर, है ना सर? ये मेरी खुशकिस्मती होगी, मुझे मजा आ जाएगा। बिल्कुल। और दोस्तों जब से सर से हमारी बातचीत हुई है ना, तो बस हमारा मन तो यही करता है कि कब सर से मुलाकात हो और कब इनके साथ में बैठ के चाय का प्याला पिया जाए, है ना सर? क्या बात है, मैं इंतजार करूंगा। और दोस्तों हम बता दें कि हमारी सर की मुलाकात अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, शायद कल ही से हुआ है सर, है ना, 4 मार्च से। जी हाँ। क्योंकि देखिए दोस्तों हम बता दें कि हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाते, हम अपनी हर एक पर्सनल बातें आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि यूट्यूब की जो फैमिली है ना, बिल्कुल हमारे परिवार जैसा है। क्या बात है। और कहते हैं ना सर कि अपने परिवार वालों से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसीलिए दोस्तों एक बार हम फिर से बता दें कि आप लोग रेडियो मस्ती को जरूर सुना करिए। और सच में दोस्तों सर का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। हमने दोस्तों कल इनसे कहा कि सर अपना कीमती समय निकालिए, आपका इंटरव्यू लेना है अपने संगीत का टीवी के लिए। तो सर ने कहा ठीक है हरिओम जी, आप हमको एक दिन का टाइम दीजिए, संडे में हम लोग इंटरव्यू करेंगे और फंडे बढ़िया करेंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे ही सर ने हमको संडे के लिए दोस्तों वादा किया था, तो संडे के दिन सर ने अपना टाइम निकाला और ये इंटरव्यू हम संडे के दिन ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना सर? जी हाँ। तो सर आप अपना कीमती समय निकाला, अब ये चलने का अपना समय सर आ चुका है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, है ना सर? जी हाँ बिल्कुल। तो चलते चलते सर रेडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल के युवा नहीं सुनते हैं रेडियो, नौजवान लड़के, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब हम किसी आवाज को, किसी शब्द को, किसी वाक्य को सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है। ये मानव स्वभाव है, हमारी बॉडी बनी ही ऐसे है। तो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी विजन पावर को, जब आप किसी शब्द को सुनते हैं
उसको दबने मत दीजिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आजकल सभी लोग युवाओं के साथ साथ माताजी और पिताजी लोग भी फोन पर देख ज्यादा रहे हैं, सुन कम रहे हैं। और देखने से सर क्या होता है कि हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। अगर रेडियो सुनते हैं तो कल्पना करते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब हम देखते हैं तो कल्पना हमारी शक्ति तब जाती है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो कल्पना शक्ति बढ़ती है। तो सुनिए ज्यादा। कहने का तात्पर्य सर ये है कि देखने वालों से सुनने वालों का दिमाग बहुत तेज होता है। बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। तो इसलिए रेडियो को सुनिए, तो वहां पर आपको सब तरह का एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। और रेडियो सुनकर सर सुकून भी बड़ा मिलता है दिल को। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि रेडियो आज के दौर में पीछे हो रहा है। रेडियो का दौर पीछे नहीं है, डिजिटल हो जा रहा है रेडियो, है ना। सोशल मीडिया में भी आ रहा है रेडियो। जी हाँ, अब लोग ज्यादा सुन रहे हैं इसको, क्योंकि अब रेडियो इंटरनेट पे आ गया तो लोगों का डिमांड और बढ़ गया है सुनने का। एक एक प्रोग्राम बहुत मेहनत से आरजे भी बनाते हैं और लिसनर भी बहुत सुनते हैं चाव से। जी हाँ। कहने का सर मतलब हमारा ये है कि रेडियो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय के साथ साथ रेडियो भी अपना रूप को बदलता जा रहा है। अच्छा सर, अब हमारा चलने का समय आ गया है और एक बात लास्ट में बता दीजिए सर, आपका इंटरव्यू हमसे पहले किसी ने यूट्यूब पे लिया है कि नहीं लिया सर? थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों को। नहीं, अभी से पहले मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल सच बताऊंगा, कोई इंटरव्यू यूट्यूब का हमारा नहीं हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हरिओम जी हमारा पहला इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत मजा आया हरिओम जी से बात करके। और बिल्कुल दोस्तों, हम बता दें कि ऐसा इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये सर का पहला इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में हमने हर एक बात सर से पूछ लिया है जो पूछनी चाहिए, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेजर इज माइन। ये इंटरव्यू आज तक का सबसे सुपरहिट इंटरव्यू है सर। अरे वाह, क्या हमारे यूट्यूब चैनल का। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। क्योंकि इतना ज्यादा लंबा इंटरव्यू हमने किसी भी व्यक्ति का नहीं लिया, सिर्फ आपको छोड़ के। क्या बात है, क्या क्योंकि बात है। आप जैसे महान व्यक्ति का छोटा सा इंटरव्यू हम नहीं लेना चाहते हैं ना, इसलिए हमने लंबा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आप चलने का समय आ गया है, तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर सर बहुत दूर दूर से हैं। जी। बस मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, संपर्क में रहिए, चाहे तो मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अच्छा और सर, अपना कोई संपर्क नंबर बताइए जिससे हमारे दोस्त अगर कोई बात करना चाहे तो आपसे कर भी सकते हैं सीधे। जी, मेरा नंबर है 8111131419। एक बार सर हिंदी में रिपीट करिएगा। 81112221। बिल्कुल, और हमें आशा है कि हमारे दोस्त आपका नंबर नोट कर लिया होगा। और अगर उनका मन होगा तो आपसे बातें करेंगे, खट्टी मिट्टी बातें। बहुत मजा आएगा, है ना सर। बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ। तो सर, आपको हमारे साथ में कैसा लगा इंटरव्यू करके, थोड़ा ये बता दीजिए सर। बहुत एक्साइटिंग, बहुत संतुष्टि मिली है, बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए मैं बार बार आभार पेश कर रहा हूँ। और सर, हमारा अंदाज कैसा लगा है आपको इंटरव्यू का? एकदम फ्रेंडली, एकदम ओपन, एकदम स्वच्छ, सुंदर। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, अब समय बहुत ज्यादा हो गया, हमारा मन तो नहीं करता कि इंटरव्यू को समाप्त किया जाए, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर चीज का अंत जरूरी है। तो चलिए सर, समीर सर, आप अपना कीमती समय निकाला, हमारे संगीत का टीवी यूट्यूब चैनल पे आए। आपका सर तहे दिल से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।